हेलो बच्चों। तो अभी हम देखते हैं कि आगे का फ्रॉग, ठीक है। अभी हमने पीछे का देख लिया है, अब आगे का देखते हैं। अब आगे जो है आपके आते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम। अब यूरिनोजेनिटल सिस्टम ये बहुत स्पेशल है फ्रॉग के लिए, ठीक है। लेकिन कौन से? मेल फ्रॉग के लिए, क्योंकि मेल फ्रॉग में आपको ऐसी चीज़ें दिखेगी कि जो फीमेल फ्रॉग के यूरिनोजेनिटल सिस्टम में नहीं होगी। बहुत ज़्यादा क्या होगा? डिफरेंस होगा। अब इसका जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, इसमें आपको दिखेगा जो टेस्टिस है और जो हमारी किडनी है, उन दोनों के जो पाइपलाइंस है वो कॉमन डक्ट आके वो मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको ऑब्जर्व नहीं करते हैं हम फीमेल फ्रॉग में। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग भी आपको ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। मेल का जो डक्ट होता है यूरिन निकालने का और स्पर्म या सीमेन से एक्सपेल आउट करने का, वो सेम ही होता है। उसको हम इसीलिए यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। तो यूरिन निकालने का और सीमेन निकालने का डक्ट एक ही रहता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बीन शेप टाइप दिख रहा है, दीज आर दी किडनी। क्या है ये? किडनीज है। तो किडनीज के ऊपर आपको ये रेड कलर के टेस्टिस दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। अब ये जो रेड कलर जो दिख रहा है आपको, टेस्टिस दिख रहे हैं, इसी के ऊपर मिजोर्चियम एक लेयर होती है। क्या होती है? मिजोर्चियम। वो उसको कवर करके रखती है, इसलिए दोनों चीज़ें साथ में होती है। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पे इस किडनी से ऐसे छोटे छोटे पाइपलाइंस निकलते हैं। इन छोटे पाइपलाइंस को कहते हैं वास एफरेंस। क्या कहते हैं? वास एफरेंस। अब वास एफरेंस के सेल, ये छोटे छोटे पाइप सभी के अब मिल के कॉमन एक बड़ा सा डक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये नीला वाला आपको दिख रहा है, सो दिस इज बिडर कैनाल्स। क्या है ये? बिडर कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिडर कैनाल क्या होता है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। जो टेस्टिस के ही छोटे छोटे आपको ये जो दिख रहा है वास एफरेंस, ये कंबाइन होकर एक बड़ा ऐसा नीले कलर का जो ट्यूब ये फॉर्म कर रहा है, ये दिखता है और इसे हम क्या कहते हैं? बिडर्स कैनाल कहते हैं। अब वहीं पे आप इधर देखोगे तो किडनी से जो पाइपलाइन निकलती है यहाँ दिख रही होगी आपको, दैट इज कॉमन नेफ्रिक डक्ट। क्या है ये? कॉमन नेफ्रिक डक्ट। अब यहाँ पे ये जो कॉमन नेफ्रिक डक्ट है और ये जो टेस्टिस है, ये इंटरकनेक्टेड भी है। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आगे जाके ये ओपन हो रही है सेम, ठीक है। तो दोनों की ओपनिंग सेम आ रही है, बिडर्स कैनाल की भी कॉमन नेफ्रिक डक्ट की। तो ये कंबाइंड है, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ से यूरिन और यहाँ से सीमेन आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये जेनेटिलिया से कनेक्टेड है, इसलिए यूरिनोजेनिटल डक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो, एक तरफ बिडर कैनाल कनेक्ट हो रहा है बच्चों, और एक तरफ क्या कनेक्ट हो रहा है? कॉमन नेफ्रिक डक्ट। और ऐसे फॉर्म क्या हो रहा है आपका? कॉमन डक्ट, दैट इज यूरिनोजेनिटल डक्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो आगे है इसके ये ओपन होगा, ये देखो यहाँ पे ऐसा एक फुला सा एक स्ट्रक्चर दिखेगा। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम सेमाइनल वेसिकल। क्या कहते हैं? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल याद होगा आपको, ह्यूमन में भी अगर आपने देखा होगा तो वही है कि वो रोडवे प्रोवाइड करता है, ऐसी एक चिकन लेयर छोड़ता है जिसके ऊपर स्पर्म क्या करता है? ट्रैवल करते हैं। दूसरी चीज़, सेमाइनल ग्लैंड में ऐसा सिक्रेशन होता है, वो स्पर्म के लिए खाना होता है, स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बच्चों स्पर्म के लिए। तो फिर से देखो, ये हमारी किडनी, इसके ऊपर टेस्टिस, ये हमारे वास एफरेंस, ये हो गया बिडल्स कैनाल, और ये क्या हो गया बच्चों? कॉमन नेफ्रिक डक्ट। दोनों कनेक्ट हो गए। आगे फिर ये आता है सेमाइनल वेसिकल, वो क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। अब इसके आगे ये ऐसा पाइपलाइन फिर से वो कनेक्ट हो रहा है कहाँ पे? क्लोएका। तो हम इसको क्या कहेंगे? यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या कहेंगे? यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिन और सीमेन दोनों के लिए कॉमन है। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये भी यही कनेक्ट हो रहा है, और ये सब कनेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे? क्लोएका में। कहाँ कनेक्ट हो रहा है? क्लोएका। और इसकी ओपनिंग को क्लोएकल अपर्चर कहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लो, समझ लो, कुछ हो तो क्वेश्चन पूछो। ये मेसोर्कियम जो है वो याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल फ्रॉग एंड फर्टिलाइजेशन। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखेंगे किसका? फीमेल का। साथ ही साथ उसके बाकी के सिस्टम भी हमको दिख जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो भी। देखो यहाँ पे क्या बोला था हमने कि देयर इज़ अ फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टेस्टिस एंड किडनी। तो किडनी का
ये और टेस्टिस का ये, दोनों का कनेक्शन आ रहा है, फंक्शनल कनेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? फंक्शनल कनेक्शन। लेकिन एज सच आपको यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा। ये देखो, ये किडनी का पाइप इधर जा रहा है और ये ओविडक्ट का पाइप इधर जा रहा है ना। तो इसीलिए देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरीज एंड किडनी। क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो सभी। बिटवीन ओवरीज एंड किडनी। अब ये जो पीला पीला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये हो गया आपका ओवरी हो गई। क्या हो गई? ओवरी। तो ओवरी जो आपको दिख रही है ये यहाँ पर है, और ओवरीज का सिक्रेशन यहाँ कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? ओविडक्ट। ठीक है, तो ये किडनी के नज़दीक है हमारी ओवरीज, और ये क्या है? ओविडक्ट है। अब ओवरीज के ये कॉमन डक्ट आपको ओविडक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये किडनी का डक्ट दिख रहा होगा आपका यूरेटर। क्या है ये? यूरेटर। तो यूरेटर भी ओपन हो रहा है क्लोएका में, ओविडक्ट भी हो रहा है, और यहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक भी कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो तीनों चीज़ें कनेक्ट होती है, एक ही जगह से आके मिलती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोएका। और इसके अपर्चर को क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, चलो अभी तक हमने क्या क्या देखा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल फ्रॉग। ये क्या है? फीमेल फ्रॉग की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपको फीमेल फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ऑब्जर्व होगा कि किडनी का पाइपलाइन अलग रहेगा और ओवरीज वगैरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डक्ट है वो अलग होगा। तो सो देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरीज एंड किडनीज। यहाँ तक हो गया। अब ब्रीडिंग सीजन जो होता है वो फ्रॉग का विंटर होता है कि समर होता है बच्चों? रेनी होता है। क्या होता है? रेनी। ठीक है, दिमाग हम यूज़ ही नहीं करते ना कभी कभी। तो रेनी सीजन में ही हमको फ्रॉग दिखते हैं, तभी उसका क्या होता है? वो ब्रीडिंग सीजन होता है। तो यहाँ पे देखो, ब्रीडिंग सीजन इज रेनी। फीमेल फ्रॉग जो है एक बार में कम से कम 2500 या उससे ज़्यादा क्या है? एग्स क्या करती है? रिलीज करती है। वन टाइम, एक समय में कितने? 2500। कितना? 2500। ठीक है, फीमेल फ्रॉग। अब मेल फ्रॉग क्या करता है? फर्टिलाइजेशन के समय फीमेल फ्रॉग के ऊपर चढ़ जाता है और उसको ऐसे होल्ड करके रखता है, और होल्डिंग के लिए क्या रहता है उसके पास? नेप्चुअल या कपुलेशन पैड। क्या रहता है? नेप्चुअल और कपुलेशन पैड। यहाँ तक क्लियर है? सो होल्ड करता है ये फीमेल फ्रॉग को। अब ये हमारा ओविडक्ट है, ये हमारा ओविसैक है। ठीक है, ये यूरेटर है, ये किडनीज है, दीज आर दी ओवरीज, ये क्लोएका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो क्या होता है इसका जो फर्टिलाइजेशन है, इसको हम बीएससी में और एमएससी में कहते थे पेरेंटल केयर। आपको बताता हूँ, पेरेंटल केयर एक अलग ही टॉपिक है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बार आपको क्या दिखता है, जो फीमेल है वही पेरेंटल केयर, मतलब जो भी केयर है बच्चे को वो सिर्फ माँ ही देती है, नरिशमेंट से लेके सारी चीज़ें। लेकिन बहुतों बार अगर आप देखोगे सी हॉर्स देखोगे, उसमें मेल जो रहता है सी हॉर्स वही कैरी करता है। उसके बाद आप अगर देखोगे फ्रॉग में, तो फ्रॉग में जो मेल फ्रॉग है वो अपने पीठ पे या अपने मुंह के अंदर उन बच्चों को कैरी करके घूमता फिरता है। अभी मैंने बताया था ना, टीथ इतने पियर्सिंग नहीं होते, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, जस्ट एक कवर के जैसा रहता है, बाकी कुछ नहीं। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखता है कि ये पेरेंटल केयर करता है। मैंने अभी अभी एक डायग्राम में भी दिखाया कि ये पत्तियों के ऊपर लगा के चले जाते हैं, मतलब अपने एग्स वगैरह, ताकि उनको पता है कि उन लीव्स के नीचे पानी है, तो डायरेक्ट टैडपोल कहाँ गिरेगा? पानी में, और पानी में उसको खाना पानी दोनों मिलेगा। दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स वगैरह मिलेंगे, वो खाएगा, जो फूड मिले वो खाएगा वो। अब यहाँ पे आप देखोगे जो फर्टिलाइजेशन है ये एक्सटर्नल करता है। क्या करता है? एक्सटर्नल। या तो वो फर्टिलाइजेशन करने के बाद अपने बॉडी पे चिपका लेते हैं एग्स, या पत्तियों पे चिपकाते हैं, या माउथ में रखते हैं और ट्रैवल करते रहते हैं फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, या तो वो नदी किनारे जो शोर होता है ना, सी शोर हो गया या रिवर का हो गया, ठीक है, किनारा हो गया, तो वहाँ पे रखते हैं। मॉइस्ट जगह है वहीं पे रखते हैं, क्योंकि मॉइस्ट जगह पे ही क्या है वो ग्रो कर सकते हैं। आपको पता है टैडपोल लार्वा के पास क्या रहते हैं बच्चों? गिल्स, और वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के डिपेंड किस पे करता है? वाटर पे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बारिश की सीजन में जहाँ गड्ढे वड्ढे भी दिखे वहाँ पानी जमा हो जाता है, और वो पानी जब जमा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यार यहाँ मछली कैसे आ गई, मछली, फिर बाद में पता चलता है वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया। अब फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है, एक जगह पे ऐसा फर्टिलाइजेशन करता है, ये ऐसा गड्ढा करेगा, फीमेल उसमें अपने ओवा डाल देगी, एग डाल देगी, मेल उसमें स्पर्म डाल देगा, या तो उसको वो ऐसा मतलब फॉर्म रहता है वैसे वो ढक देगा, वो साइड में बढ़ जाएगा, या तो फिर स्पर्म डालेगा, ओवा जाएगा, और फिर मेल फ्रॉग उसके ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है,
बैठ के वो उसका प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये मेल जो है ये बहुत ही अलग होता है इनमें, इसलिए इसका पेरेंटल केयर की स्टडी भी रिसर्च में मतलब चल रही है अभी। जैसे आपको पता है ना कुकू, कोयल पता है ना, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के इसमें। क्यों देती है? हाँ, क्योंकि उसको ये नहीं रहता है, खाती नहीं रहती है, ठीक है। जैसे चिकन ब्रेस्ट होता है ना, आपने देखा है ना, वो चिकन और चिकन ब्रेस्ट में, चिकन ब्रेस्ट देखो बहुत लोग चिकन ब्रेस्ट खाते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट होता है उसका, वो क्या करता है, उसको सेकता है, अंडों को सेकता है। 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर होता है, और उससे धीरे धीरे एग्स की डेवलपमेंट होती है और धीरे धीरे हैचिंग भी हो जाती है उसी से। अगर उतना टेम्परेचर नहीं मिला उस अंडों को तो वो तो मर जाएगा। तो यही जो पैड्स है या जो ब्रेस्ट है, ये आपको कुकू चिड़िया में नहीं दिखते हैं, ठीक है, इसलिए वो पैरासिटिज्म है, ठीक है। तो एग या स्यूडो पैरासिटिज्म मतलब अपने अंडे कौवे के इसमें डाल गया। अब कौवे, माँ की ममता, कौवे या फीमेल को वो पता ही नहीं चलता कि ये अपने एग्स है कि नहीं, और वो पालते जाती है। और वो एग्स भी बड़ा खतरनाक रहता है, वो जल्दी हैच करके बाहर आ जाता है, और जो जितने कौवे के अंडे रहते हैं उसको ऐसे ऐसे करके पैदा होते ही खुद ही से फेंक देता है। और वो एक समय ऐसा आता है वो इतनी बड़ी हो जाती है, उसका बच्चा कौवा इतना सही रहता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि ये तो मेरी औलाद है, ठीक है। अब क्या बोले बेटा, माँ की ममता। नहीं, वो उतने वो रहते हैं, माँ की ममता, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन वाटर, फॉर्म्स जाइगोट, फिर लार्वा होता है, और वो टैडपोल लार्वा एक्वाटिक होता है। अभी अभी हमने बात की थी, ये एक्वाटिक है, इनमें गिल्स है। क्या है बच्चों? गिल्स। अभी देखो जब आप एक्सक्रीशन देखोगे तो एक्सक्रीशन में ये पता चलता है कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो वाटर है वो कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वाटर कम लगता है। तो हमारा फ्रॉग जो है बच्चों टेरेस्ट्रियल है, हम खुद भी टेरेस्ट्रियल है, हम भी बाहर जो निकालते हैं फीकल मैटर वो खाना खाने के बाद का, तो जो वो कैसा होता है, वो इतना उसमें वाटर नहीं होता है, या उसको एक्सक्रीट करने के लिए इतना वाटर नहीं लगता है, ठीक है। तो हम यूरिया निकालते हैं बाहर। लेकिन जो टैडपोल है वो तो पानी में ही है, उसको पानी की कमी ही नहीं है, इसलिए वो अमोनिया निकालता है। तो टैडपोल हो गया अमोनोटेलिक, और फ्रॉग और ह्यूमंस हो गए यूरियोटेलिक, वो क्या निकाल रहे हैं? यूरिया निकाल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक्वाटिक है, गिल से इनमें प्रेजेंट ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, अमोनोटेलिक होता है, और टेल होता है हमारे टैडपोल लार्वा में। अगर भूल गए आप टैडपोल लार्वा में टेल है कि नहीं, तो याद रखना टैडपोल टी से स्टार्ट हो रहा है, टी से टेल, तो ये शॉर्टकट था, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये अपना टेल खो देता है जब ये फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो ये रेट्रो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन करता है। क्या करता है बच्चों? रेट्रो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है। एंड साथ में ये जब टैडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस। क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस। याद करो मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि जब एग था, जाइगोट था, फिर 2 सेल स्टेज हुई, फिर 4 सेल, 16, मोरूला, ब्लास्टुला स्टेज हुई, अप टू ब्लास्टुला तक आप अगर देखोगे तो टोटीपोटेंसी हो सकती है एनिमल में। वहाँ पे ट्विंस बनते हैं ना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, कोई 4-4 बच्चे एकदम सिमिलर दिखते हैं, तो ऑब्वियसली 4 सेल स्टेज होगी, उनके सेल्स अलग हो गए होंगे, तो 4 और मतलब इंडिविजुअल बच्चे बन गए, ठीक है। सेम, लेकिन ब्लास्टुला के बाद आता है क्या है? गैस्टुला। तो ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला मतलब कि अब सेल्स क्या है? अपना फेट डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट सेल बन जाता है, और वो ये डिटरमाइन करते हैं कि ये बनेगी ऊपर की लेयर एक्टोडर्म, अंदर की एंडोडर्म, और उसके बीच की मेसोडर्म। तो जब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म बन जाते हैं, ये 3 जर्म लेयर बन जाती है, दैट टेक प्लेस इन गैस्टुला। उसी को हम गैस्टुला कहते हैं, या फिर उसी को कहते हैं बच्चों मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो किसी ने अगर पूछा कि फ्रॉग में तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ह्यूमन में क्या हो रहा है? तो एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन, एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन। वो 12th में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा तब, ठीक है। अभी भी बता दिया बोलना। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ अगर नज़र डालोगे तो इन फीमेल फ्रॉग यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन सेपरेटली। यूरिनरी सिस्टम और ये जो होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ओपन क्या होता है? सेपरेटली ओपन होता है। ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन सेपरेटली हो रहा है कि एक ही पाइप है? नहीं, वही मेल में देखो एक ही पाइप था, है। अब बात करते हैं आगे। तो इन फीमेल फ्रॉग यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। क्या लिखा है? पढ़ो सभी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों
in female flower urinary system and reproductive system open separately in ये मेल है ना, तो मेल ही है वो, ठीक है। सो इन मेल फ्रॉग यूरिनोजेनेटल सिस्टम है, बट वहीं पे फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम दोनों के पाइपलाइन अलग अलग है, बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। अब फ्रॉग जो है बच्चों यूरिया निकालता है, क्या निकालता है? यूरिया। तो यूरिया एक्सपेल आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? यूरियोटेलिक। क्या हो जाएंगे बच्चों? ये यूरियोटेलिक, ठीक है। अडल्ट में आप देखोगे अब पेयर ऑफ किडनी दिखेगी, क्या दिखेगी? पेयर ऑफ किडनी। और वो किडनी पता है कैसे कलर की होगी? रेड कलर की होगी और बीन शेप्ड होगी, रेड कलर की होगी और बीन शेप्ड होगी, ठीक है। अब इसमें जो जैसे हमने मसल में देखा था स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है मसल का सार्कोमियर, वैसे ही किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है बच्चों? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। ब्रेन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन, ठीक है। तो हर चीज़ के स्मॉलेस्ट यूनिट देखना जरूर, ठीक है। और हंसते हंसते पढ़ना है, देखो अभी तो प्रेजेंट एट द पोस्ट, देखो नेफ्रॉन कहाँ पे या नेफ्रिक सिस्टम कहाँ पे है? तो प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रंक और इधर ऑन द वर्टिबल कॉलम। तो ये जो वर्टिबल कॉलम है उसके साइड में आपको क्या दिखती है? किडनी। जैसे हमारा है ना बच्चों, बिल्कुल फ्रॉग का भी वैसा ही है, ठीक है। तो फ्रॉग के भी यहाँ दो साइड में किडनी दिखेगी, बीच में वर्टिबल कॉलम है, लेकिन वो कौन से पार्ट में बच्चों? एंटीरियर पार्ट के पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट देखा आता है आप लोगों को। चलो, तो यहाँ पे आपको ये किडनी दिख रही है, नहीं दिख रही है? डायग्राम है उसकी फिर। तो ये दो किडनियाँ हैं, ठीक है। इसके ऊपर देखो ऐसे ऐसे, मतलब जैसे वो तुर्रा रहता है ना, ठीक है, हैन को रहता है ना, वैसे ही तुर्रा दिख रहा है ना। तो ये तुर्रा बिर्रा नहीं है, ये फैट सेल है। क्या है बच्चों? फैट सेल। चलो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखो जो किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर, ये फैट सेल है। अभी अभी मैंने दो चीज़ें कही थी आपको कि जब ये विंटर स्लीप करने जाते हैं या समर स्लीप, तो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती है, तो इसीलिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन से ज़्यादा ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों? क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। किस पे डिपेंड करते हैं? क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। अब दूसरी चीज़ कि इनके पास तो कोई खाना रखने का ऐसा कोई स्टोरेज सिस्टम तो नहीं है। जैसा वो मोटा हो जाता है ग्रिजली बेयर, ठंडी में जाता है, फिर पतला होकर बाहर आता है, 3-4 महीने खाना नहीं खाता ना वो, तो सेम ऐसा ही है जब समर स्लीप और विंटर स्लीप कर रहा है, तो इसको भी फैट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बच्चों किडनी के ऊपर ये जो टोपी टाइप दिख रहा है, दैट इज द फैट सेल। क्या है ये? फैट सेल। और इन फैट सेल से ही वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय क्या करता है बच्चों? फूड को क्या है? एक्वायर करता है। यहाँ तक सभी को समझा बच्चों? ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही अनयूजुअल सी बात, ठीक है, आप पढ़ते लिखते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो तो मतलब अच्छे से है, तो अगर आप देखोगे तो हमारे किडनी के ऊपर में ग्लैंड होता है, दैट इज किडनी के ऊपर का ग्लैंड। क्या होगा वो? एड्रिनालिन। कहाँ से कहाँ चला गया? एड्रिनल, हाँ एड्रिनल। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारे किडनी के ऊपर है। देखो किडनी को क्या कहते हैं हम? रीनल। क्या कहते हैं हम? रीनल। किडनी को रीनल कहेंगे, और रीनल के अलावा कुछ है तो वो क्या हो गया? एडिशनल रीनल। सो हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एड्रिनल। क्या बोलेंगे? एड्रिनल। हमारा जो किडनी है उसके ऊपर रहता है वो, तो वो एक तो एडिशनल रीनल है तो एड्रिनल हो गया, लेकिन किडनी के ऊपर है तो हम उसको वहां पे क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। बट ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वो तो ऊपर है हमारे किडनी के, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन आपको ये ग्रीन ग्रीन से एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है? नीचे है। ऊपर है क्या बच्चों? नहीं। तो किडनी के ऊपर ग्लैंड है तो एडिशनल एड्रिनल ग्लैंड बोल देंगे, लेकिन किडनी के ऊपर नहीं है, किडनी पर है। ऊपर के साइड में है क्या? नहीं। तो इसको हम नहीं कहेंगे सुप्रारीनल ग्लैंड, याद रखना। वो आपको घुमाएंगे फिराएंगे इसी वजह से। देखो फ्रॉग और हमारे बहुत सी चीजें सिमिलर है, बट जो डिसिमिलर है उन चीजों पे ज्यादा भर दो, क्योंकि वो कंपेरेटिव या मैच द फॉलोइंग या रीजन असर्शन, इन पे क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने कंपेरेटिवली नहीं देखा था, हमारी गलती हो गई। गलती हो गई उसकी माफ़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, बट इट इज नॉट सुप्रारीनल ग्लैंड। अब यहाँ पे देखो ये यूरेटर फॉर्म कर रहे हैं, और यूरेटर कहाँ ओपन हो रहा है बेटा? क्लोएका में। कहाँ ओपन हो रहा है? क्लोएका में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम?
चलो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या देखना है हमको? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप देखेंगे कि पूरा ब्रेन वगैरह है। हमारे बॉडी में भी देखो सेम ही प्रकार की चीज़ें होती है। इसमें भी आपको CNS दिखेगा, PNS दिखेगा, ठीक है, और ANS वगैरह दिखेगा, ठीक है, जिसको हम VNS भी कहते हैं, ठीक है। अब बोलोगे क्या है ये ANS, VNS, PNS? हमारे भेजे के पड़े हैं, तो भेजे की ही बात कर रहे हैं हम, ब्रेन की, ठीक है। तो ब्रेन में ही देखो, आप देखते हैं फ्रॉग का ब्रेन कैसा रहता है। तो फ्रॉग के ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, CNS, PNS और ANS। CNS हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS हो गया बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ANS हो गया बच्चों, ऑटो करना है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसी को हम VNS भी कहते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन पे होता है। और कल ही हमने पढ़ा था बच्चों, मसल पढ़ा था। मसल में हमने क्या देखा था? स्केलेटन देखा था, विसरल ऑर्गन देखा था, और लास्ट में क्या देखा था? कार्डियक सेल। क्या देखा था? कार्डियक सेल। तो जो स्टार्टिंग में हमने स्केलेटन देखा था, तो वो हमने बोला था वो किससे एसोसिएट होता है? हमारे स्केलेटल से। और इसी वजह से हमको किसी को झापड़ मारनी, तो हम हमारी इच्छा से झापड़ मार सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी इच्छा से, विल से अगर कोई चीज़ें होती है, स्केलेटल मसल होती है। लेकिन वही अगर आप इंटरनल ऑर्गन, क्या बोला मैंने लड़कियों? इंटरनल ऑर्गन। अगर आप देखेंगे तो इंटरनल का मीनिंग मैंने क्या बताया था? विसरल। क्या बताया था? विसरल। आउटर का मीनिंग क्या बताया था? पैराइटल। क्या बताया था? पैराइटल। तो विसरल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन अगर होंगे, तो उसमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि स्केलेटल सिस्टम तो चलो हमारी इच्छा से होता है, लेकिन ये जो विसरल ऑर्गन है और जो कार्डियक सेल है या हार्ट के सेल है, ये दोनों भी हमारी इच्छा से वर्कआउट होते हैं क्या? नहीं। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन। इसलिए वर्डिंग जहाँ पे भी आई, विसरल आया। क्या आया? विसरल। तो आपको वो वॉलेंट्री होगा कि इनवॉलेंट्री होगा? वेरी गुड, इनवॉलेंट्री होगा। क्या होगा वो? इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो यहाँ देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ऐसा है बच्चों, देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मीनिंग है सेंटर। तो आपके बॉडी का ये सेंटर है, तो बॉडी के सेंटर में ये क्या आ रहा है? ब्रेन। क्या आ रहा है? ब्रेन। फिर ये पीछे से क्या आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरी बॉडी में ऊपर ब्रेन, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कहाँ आ रहा है? कॉर्नर में आ रहा है ना, सेंटर में तो नहीं है, सेंटर में ही है। कहाँ पे है ये? वेरी गुड, सेंटर में। तो क्योंकि ये नर्वस सिस्टम सेंटर में है, तो ये क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ऊपर में दिखेगा ब्रेन, और उसके नीचे क्या दिखेगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्या दिखेगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे दो चीज़ें होगी फिर हमारी, एक तो हो गया ब्रेन हो गया, और दूसरा क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स, वन इज ब्रेन एंड अदर इज स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यहाँ पे इसलिए ब्रेन लिखा है और ब्लैक में क्या लिखा है? स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक क्लियर है? सभी को क्लियर है क्या गर्ल्स? ठीक है, तो हंस क्यों रही हो फिर? अब यहाँ देखो, यहाँ जो ब्रेन है, तो ब्रेन में आपको दिखता है बच्चों, एक तो क्या है? ब्रेन हमारा एनक्लोज्ड होता है, किसके अंदर होता है? क्रैनियम के। किसके अंदर होता है? क्रैनियम। हमारा भी क्रैनियम वैसे ही है मैक्सिमम। अब इनमें ना मेनिंजेस होते हैं। क्या होता है बच्चों? मेनिंजेस। अब मेनिंजेस क्या होता है? चलो, अब क्योंकि बातें कर रहे हैं सब, तो हम क्वेश्चन खेलते हैं जिससे चुप हो जाए, ठीक है। चलो, तो रहने दो। देखो, मेनिंजेस जो है, ठीक है, क्रैनियम के नीचे मेनिंजेस रहते हैं, ठीक है। और मेनिंजेस मतलब वो लेयर हो गया, ठीक है। मेनिंजेस क्या हो गया? लेयर, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। देखो, एनक्लोज्ड इन क्रैनियम एंड देयर आर 2 मेनिंजेस, वन इज पैरा एंड अदर इज ड्यूरा। पैरा मैटर एंड ड्यूरा मैटर। वहाँ मैटर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने बोला है ना, तो ये पैरा मैटर और ये ड्यूरा मैटर।
ठीक है। तो अब ये आगे डिवाइड होगा हमारा ब्रेन 3 पार्ट में। एक होगा बच्चों फोर ब्रेन, उसके बाद क्या होगा बच्चों मिड ब्रेन, उसके बाद क्या होगा बच्चों हाइंड ब्रेन, क्या होगा हाइंड ब्रेन। तो 3 पार्ट हो गए ब्रेन के हमारे। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा क्या है मिड ब्रेन, तीसरा क्या है हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब आगे देखते हैं फोर ब्रेन के और पार्ट दिखते हैं। जो हमारा फोर ब्रेन है सामने वाला ब्रेन, ठीक है, तो सामने वाले ब्रेन में हमको क्या दिखेगा ऑल फैक्ट्री लोब्स, क्या दिखेगा ऑल फैक्ट्री लोब्स। फिर है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्या है उसके बाद है डाइनसिफिलॉन, क्या है डाइनसिफिलॉन। तो चलो देखते हैं फोर ब्रेन के 3 पार्ट, ऑल फैक्ट्री लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डाइनसेफेलॉन। खाना खाने के बाद सुस्ती आती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग अच्छे बच्चे भी हो ना। तो अभी देखो यहाँ पे फोर ब्रेन 3 है। पहला है ऑल फैक्ट्री लोब, क्या है दूसरा है सुनाई नहीं दिया, क्या है आपस में बातें कर रहे हो क्या, जोर से बोलो ना। सेरेब्रल, पहला क्या है दूसरा तीसरा पता नहीं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही जोर से। चलो कोई बात नहीं, शायद गला खराब है तुम लोगों का। तो आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा मिड ब्रेन। क्या आता है बच्चों मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्टिक लो, और वो भी कितनी है 2, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको बाइजेमिना। अब देखो हमारा रहता है क्वाड्रिजेमिना, इनका क्या रहता है बाइजेमिना। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखना। कॉमन चीज़ें और डिफरेंस बहुत बार पूछते हैं, फिर आप मत बोलना है मैंने नहीं बताया, फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है बच्चों, हम खुद हार्ड है पढ़ नहीं रहे, ठीक है। फ्लेक्सिबल होते तो पढ़ लेते थे ना। लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आता है आपका सेरेबेलम, क्या आता है सेरेबेलम। फिर क्या आता है मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो आपने नाना पाटेकर देखा है, नाना पाटेकर की एक पिक्चर में वो बोलता है पीछे मत मार, पीछे छोटा मेंदू है ना, छोटा ब्रेन है। हाँ, इसको क्रांति पिक्चर याद आ रही है। अरे मैं पिक्चर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो सीन पूछ रहा हूँ, याद है क्या वो? तो वो बोलता है पीछे मत मारा कर, पीछे छोटा ब्रेन होता है। अब देखो इसमें ना कन्फ्यूजन का होगा, आपको बताता हूँ। एक तो सेरेब्रम है हमारा, वो 2 स्पीयर मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन, बट सेरेबेलम हो गया हमारा छोटा। अब छोटा ब्रेन हम ऐसा कहते हैं उसको, लेकिन इसमें आप देखोगे सेरेबेलम में बी आ रहा है, बी, तो ये आपके उठने बैठने पॉस्चर ये सारी चीज़ें या बैलेंसिंग की चीज़ें जो करता है वो कौन करता है बेटा सेरेबेलम करता है। देखो एक छोटे से एक वर्ड से, क्योंकि सेरेबेलम में बी है, सेरेबेलम में क्या है बच्चों बी, तो ये बैलेंसिंग करेगा, क्या करेगा बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करेगा, पॉस्चर मेंटेन करेगा, आपका बॉडी बैलेंस रखता है ये। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो नीचे फिर ब्रेन स्टेम का भी एक पार्ट है, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला जो है वो यहाँ पे है, और ये मेडुला ही आगे कंटिन्यू किस में होता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड, किस में जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो आगे जाके यही मेडुला जो है स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलो मुझे बताओ आप सभी को इतना नर्वस सिस्टम समझ में आ गया क्या? टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आगे पीछे हो जाता है वॉइस। तो यहाँ देखो अभी तो ये CNS हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम PNS। क्या देखते हैं बच्चों PNS, क्या NS PNS, ठीक है। तो PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा, देखो अब यहाँ पे सेंटर में क्या है ब्रेन है, ठीक है, और ये यहाँ से अराइज हो रहा है मेडुला, और ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड, क्या है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक क्लियर है? ये ब्रेन हो गया, ये मेडुला हो गया यहाँ तक, और इसके नीचे क्या आ रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एकदम से मेरी आंखें पीछे तो है नहीं, तो आगे पीछे हो जाएगी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये तो हमारा सेंट्रल नर्वस और सिस्टम हो गया।
लेकिन इसके साइड में जो नर्व्स निकल रहे हैं, चाहे फिर ब्रेन से ऐसे निकल रहे हो, यहाँ से निकल रहे हो या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हो, देखो अगर ब्रेन से ऐसे अगर नर्व्स निकलेंगे तो वो हो जाएंगे क्रैनियल नर्व्स। क्या हो जाएंगे? क्रैनियल नर्व्स। और अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे नर्व्स निकलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्पाइनल नर्व। क्या हो जाएगा? स्पाइनल नर्व। देखो ये समझने में कैसा थोड़ा सा, अब कोई हंसता है, कोई रोता है, लेकिन कोई चुपचाप बैठता है, तो वो चुपचाप इसलिए बैठता है कि उसको लिटरली समझ में नहीं आ रहा है, सच में नहीं आ रहा है समझ में। बट अगर मैं आपको ऐसा बोलता था स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व, तो आप रट्टा मारते थे। वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको क्लास में हो, आपका हक है कि आपको पूछना है। साइलेंट बैठोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। मैंने बोला ना एक कीर्ति का कि अगर आप शर्म करोगे तो आप, है ना, जो करे शर्म फूटे उसके करम। तो आप चुपचाप बैठोगे और कुछ बोलोगे ही नहीं तो आप लाइफ में पीछे चले जाओगे। तो बोलो, कोई बात नहीं, डांट खा लो, मार खा लो, लेकिन बोलो। बोलने से क्या होता है? चीज़ें क्लियर होती है। अब यहाँ देखो पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर क्या आएगा? साइड साइड से जो नर्व्स जा रही है, तो ब्रेन से हमारे क्रैनियम से जा रही है क्रैनियल नर्व्स, ये कितनी है? 10 है। और क्या जा रही है? स्पाइनल नर्व्स। क्या जा रही है? स्पाइनल नर्व। देखो हमारे इसमें क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व दी गई है, ठीक है, और इनमें भी क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स है, बस नंबर का आगे पीछे एक 31 12 है, इसमें 10 ही है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज एएनएस। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को ही क्या कहते हैं हम लोग? विसरल नर्वस सिस्टम। और विसरल ऑर्गन बच्चों हमारे कंट्रोल में रहते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। अगर कंट्रोल में रहते तो हम ऐसा, चलो 1 महीने के बाद टॉयलेट जाऊंगे, मैं आज नहीं जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपके विसरल ऑर्गन आपके कंट्रोल में है ना। ब्लैडर आपके इतना भर गया होता था, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, तो वैसा तो कुछ होता नहीं है ना। सो एज सच हमारे विसरल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन शो करते हैं। इसीलिए ये हो गया आपका एएनएस, और इसी को क्या कहते हैं हम? वीएनएस। अब देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है, अब मैं सिखा रहा हूँ, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अचानक से वहाँ से मान लो वाघ आया, टाइगर आया, तो मैं ऐसा फिर चिल्लाऊंगा वाघाला वाघाला, ठीक है, तो वाघाला वाघाला करके चिल्लाऊंगा, भागूंगा यहाँ वहाँ। पहले मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, थक गया मैं सिखा सिखा के, लेकिन अचानक से मैंने मान लो कोई वाघ देखा या सांप देखा तो भागना चालू कर दिया एकदम, ठीक है, या किसी ने मेरे बाजू में पटाखा फोड़ा तो मैं भागना चालू कर दिया। तो डर के मारे, डर जब हमको लगता है, स्ट्रेस जब होता है, तब हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम का एक पार्ट काम करता है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या काम करता है बच्चों? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये काम करता है इमरजेंसी के समय। कब काम करता है बच्चों? इमरजेंसी के समय। और नॉर्मली फिर जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है वो कौन सा हो गया? फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। क्या हो गया? पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर इमरजेंसी रही तो आपका कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा? सिंपैथेटिक। जैसे हम रहता ना, कोई मर गया, कुछ हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया या फेल हो गया, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ कल से फेल होऊंगा, तो मतलब ऐसा कुछ सिंपैथी वगैरह देते हैं ना हम, ठीक है। मतलब कोई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई मतलब ना ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, ना वहाँ सुन लिया किसी ने कि खाना खाएगा क्या, नहीं मिलेगा खाना, ऐसा, तो उदास हो गया वो, ठीक है। तो फिर नहीं यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अच्छा तेरे साथ भी हो गया, चल ठीक है, फिर अब मैं मतलब मेरे को लग रहा है मेरे साथ ही होएगा, चलो फिर अब पॉजिटिव हो गया हम, तूने मेरे को सिंपैथी दी क्या, मैं पॉजिटिव हो गया। तो स्ट्रेस के समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है, समझ गए जिसको समझना था। अब यहाँ देखो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें पैरा चलता है और इसमें सिंपैथी। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। तो इनमें सेंस ऑर्गन बहुत सारे होते हैं। पहला सेंस ऑर्गन टच, स्किन एक सेंसिटिव ऑर्गन है इनका, लेकिन इतना डेवलप नहीं रहता है। ऐसे सेल्स रहते हैं आजू बाजू में, ये नर्व्स एंडिंग के जस्ट डायरेक्ट सेल्स रहते हैं, जैसे सेंसरी सेल या डेवलप्ड कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट, जो है वो टंग से होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ही टेस्ट के भूखे हैं, इनको भी टेस्ट के लिए क्या है, टंग है। ऑल्फैक्शन इन नेजल चेम्बर, ठीक है, विजन के लिए पेयर ऑफ आईज, वो भी बल्जिंग आईज, लेकिन कैसी है बच्चों, कंपाउंड आई है कि सिंपल आई है, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए क्या रहता है बच्चों, टिम्पैनम, ये मिडिल ईयर है, क्या है बच्चों, ये मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है।
आप देखो यहाँ पे अगर आप हेडफोन लगा के गाड़ी चलाते हो एकदम, तो ऐसे से जा रहे हो, अरे ये गाना वो गाना बज रहा है, ऐसे से करके स्पीड और बढ़ रही है गाना सुनते सुनते, ठीक है। लेकिन अचानक से कोई दूसरी गाड़ी गई कि ऐसा ऐसा हो जाता है, अरे डर गए, क्योंकि जब आपके ईयर बंद है तो आपको आजू बाजू का बैलेंसिंग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए हेडफोन पहन के आपको बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हेलमेट पहन के भी वही सिचुएशन होती है जब आप पैक कर लेते हैं फुल गर्मी के समय में, ठीक है। तो इसीलिए क्या थोड़ा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अचानक से कोई गाड़ी गई ना, आप डर जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए हेडफोन वगैरह मत पहना करो, गाड़ी वाड़ी चलाते हो। ऐसा क्या मतलब टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि गाड़ी चलाते हुए तुमको खाना सुनना है, बाकी समय तुमको गाने सुनने को टाइम ही नहीं है ना, तो ऐसा मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप देखोगे, आपको एक तरफ दिखता है, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड दिखता है और हमारा स्केलेटल सिस्टम दिखता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में आप देखोगे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, पीनियल ग्लैंड आता है, थायराइड ग्लैंड आता है, एड्रीनल ग्लैंड आता है, फिर पैराथायराइड, फिर थाइमस, पैनक्रियाज एंड लास्ट में गोनाड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। तो जो टेस्टिस एंड ओवरीज है वो भी एक क्या है, ग्लैंड ही है। नेक्स्ट स्केलेटल में आता है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसा है बच्चों, बोनी है, इसका भी बोनी है। इसका स्कल कैसा है, डायकोंडालिक, 2 भाग में डिवाइड हो सकता है। फिर इसके जो वर्टिब्रल कॉलम है वो प्रेजेंट होते हैं 9+1 में। कैसे प्रेजेंट होते हैं, 9+1, 9 ऐसे हड्डियां रहती है और एक जो है यूरोस्टाइल वो थोड़ा लॉन्ग रहता है। कैसा रहता है, थोड़ा लॉन्ग, इसलिए 9+1 और 1 क्या हो गया आपका, यूरोस्टाइल। अब इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो प्रोसेलस होता है। कैसा होता है बच्चों, प्रोसेलस। मतलब हमारे इसमें कैसा ऐसा फ्लैट रहेगा, इनके इसमें नीचे से फ्लैट और ऊपर से ऐसा क्या रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। दिख रहा है आपको। तो ऐसी अगर कंडीशन, नीचे से वो अगर फ्लैट हो, ऊपर से अगर ऐसा डिप्रेशन हो, तो उसके वर्टिब्रल कॉलम को क्या कहते हैं हम, वर्टिब्री को क्या कहते हैं हम, प्रोसेलस। क्या कहते हैं, प्रोसेलस। देखो बच्चों यहाँ तक कोई तकलीफ, देखो फिर आप भूल जाओगे, इसीलिए चलो देखो स्केलेटल सिस्टम कैसा है बच्चों, बोनी। कैसा है, बोनी, बोनी, ठीक है, कैसा है, बोनी। बाद में स्कल कैसा है, डायकोंडाइलिक। कैसा है, डायकोंडाइलिक। वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं, 9+1। 1 को क्या कहेंगे हम, यूरोस्टाइल। क्या कहेंगे हम, यूरोस्टाइल। उसके बाद बच्चों वर्टिब्री कैसी है, प्रोसिलस। कैसी है बच्चों, कैसी है बच्चों, प्रोसिलस में नीचे से कैसी है, फ्लैट। कैसी है, फ्लैट। और ऊपर से क्या है, डिप्रेशन। क्या है, ऊपर से थोड़ा सा डिप्रेशन। तो फ्लैट एंड ऐसे डिप्रेस्ड टाइप की ये रहेगी, तो वो क्या होगा, वर्टिब्री आपकी प्रोसेलस टाइप होगा। क्या होगा, प्रोसेलस। देखो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं होता और अब हमारा मार्क्स कट जाता है और फिर हम सोचते हैं यार इसको हमने थोड़ा अच्छे से किया होता तो हमारे मार्क्स आ जाते हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन अगर आप छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाए, छोटी चीज़ ये भी है कि आप अगर क्लास में बैठे तो बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिखा रहे और वही नीट में आ गया और मान लो ऐसा एक दिन हुआ, ऐसा मान लो कि 2 साल तक होता रहा, तो आपके 2 साल में कितने, मतलब सोचो ना 700-800 आपके क्या है पॉइंट्स छूट जाएंगे और वही 700-800 पॉइंट आपको क्या है हर बार मतलब मार्क्स कम आएंगे और ये सब चीज़ें होगी आपके साथ। तो इसलिए हर क्लास में जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपका फुल कंसंट्रेशन रखो। देखो फिर भी शर्म नहीं, यहाँ देखो अभी तो आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपने पहले भी पढ़ा था, हमारा भी यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बहुत डेप्थ में देखा है हमने और बहुत अच्छे से। अब इसका भी सर्कुलेटरी सिस्टम वैसा ही है थोड़ा बहुत और इजी भी है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चीज़ें होती है, एक तो ब्लड होता है और दूसरा हार्ट होता है। ब्लड में भी 2 चीज़ें होती है, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है, सेल होता है। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, सीरम अल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, याद होगा, ठीक है। और ब्लड सेल होते हैं। ब्लड सेल हमारे 3 हमने देखे थे। यहाँ पे पहला है पहला है आरबीसी है। क्या है बच्चों, आरबीसी। अब देखो इनमें खास क्वेश्चन बनता है, जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग, वो फ्रॉग होता है और उसमें आरबीसी में आपको पता है क्या दिखता है, आरबीसी दिखता है और उसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस।
लेकिन हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? ई न्यूक्लिएटेड। ई का मीनिंग एग्जिट, मतलब कि इनिशियली था बाद में चला गया। तो वैसे ही आप अगर यहाँ फ्रॉग में देखोगे ना बच्चों, तो फ्रॉग में ना आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। अब फिर इसमें क्या दिखता है आपको? डब्ल्यूबीसी भी दिखता है, और क्या दिखता है? प्लेटलेट्स। क्या दिखते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। रीज़न है, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया नहीं है, इसलिए मैं उतना कुछ बता नहीं रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज रहती है इनमें। हमारे इसमें भी तो वही है, और क्या है? हाँ, हमारे इसमें वेना कावा है। क्या है? वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अब ये वेना कावा बच्चों आर्टरी होती है कि वेन होती है? वेन। देखा आता है आप लोगों को। तो जो वेना कावा है, वेन है, वो प्योर ब्लड कैरी करती है कि डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर ब्लड होता है, इसलिए उसका कलर भी ब्लू होता है। आर्टरीज का कलर रेड होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो यहाँ के हार्ट में आपको वेना कावा दूसरे नाम से दिखेगा, और हमारे इसमें आप देखोगे कि जो एवोर्टा है, क्या है? एवोर्टा है। वो एवोर्टा भी आप अगर देखोगे तो यहाँ तो हम एवोर्टा कह रहे हैं, वहाँ क्या कहेंगे हम उसको? कुछ और चीज़ से नाम से जानेंगे, ठीक है। तो वो क्या है वो देखते हैं, लेकिन पहले ये देखो बेसिक चीज़। हार्ट कितना चेम्बर है बच्चों? 3 चेम्बर्ड। कितना चेम्बर्ड है? 3 चेम्बर्ड, ठीक है। और 3 में से 2 है एट्रिया, और एक क्या है? वेंट्रिकल। एक एट्रिया या 2 एट्रिया या ऑरिकल है, और एक क्या है? वेंट्रिकल है। लेकिन इनका हार्ट कैसा है बच्चों? इनकम्प्लीट है। कैसा है बच्चों? इनकम्प्लीट। कैसा सर्कुलेशन करता है? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और इनमें आप देखोगे आर्टरीज और वेंट्रिकल का ब्लड मिक्स हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? मिक्स। इसलिए इस हार्ट को एक स्पेशल नाम दिया है, दैट इज आर्टेरियोवेनस हार्ट। क्या कहा है? आर्टेरियोवेनस हार्ट। मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा दोनों भी ब्लड क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। अब इनमें हार्ट को देख लेते हैं पहले। तो ये रहा बच्चों हमारा हार्ट फ्रॉग का। तो यहाँ पे आपको 2 एट्रिया दिख रहे हैं, और एक क्या दिख रहा है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल बड़ा है, लेकिन इसके बीच में का कोई सेप्टम है? नहीं है। देखो मैंने सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहा था, तो इसी वेना कावा को हमारे इसमें वेना कावा कहते हैं। यहाँ क्या कहा है? साइनस विनोसस। क्या कहा है? साइनस विनोसस। क्या कहा है? साइनस विनोसस। अब यहाँ से एवोर्टा जा रहा है। क्या जा रहा है? एवोर्टा। उसको क्या कहा है? कोनस आर्टेरियोस। क्या कहा है? कोनस आर्टेरियोस। देखो हमने जब कंपेयर किया ह्यूमन और फ्रॉग को तो बड़ा इजी लगने लगा। अरे हाँ यार, ये इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा, साइनस विनोसस, और एवोर्टा कोनस आर्टेरियोस, तो याद रखने में इजी गया। बट अगर आपके कोई बैकग्राउंड ही नहीं है याद करते वक्त, तो आप प्योर लिटरली रट्टा मार रहे हो। रट्टा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। तो कुछ तो भी बैकग्राउंड, कुछ तो भी चीज़ें चाहिए कि जिससे आपको वो कंटिन्यू याद रहे। अभी कैसा, अभी गुड़ी गुड़ी अच्छा लगता है कि चलो स्टार्टिंग है कुछ नहीं, लेकिन जब चैप्टर के ऊपर चैप्टर, मतलब टेस्ट सीरीज़ के ऊपर टेस्ट सीरीज़ होती रहेगी, फिर वो मतलब बैकलॉग बढ़ते जाएगा, तो वो बड़ा ख़राब हो जाता है। इसीलिए बच्चों एक ही बार पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, 10 बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, ठीक है। इसलिए A4 नोट्स बनाए करो। आपकी इच्छा हो तो हाथ से भी बना सकते हो आप। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये ऑरिकल है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ऑरिकल्स में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और यहाँ क्या है? ऑक्सीनेटेड। यहाँ डीऑक्सीनेटेड क्यों है? क्योंकि ये साइनस विनोसस से ब्लड आ रहा है, वेना कावा से ब्लड आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड क्यों है? क्योंकि लंग से ये पल्मोनरी वेन्स आ रही है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है। अब ये ऑक्सीनेटेड, ये डीऑक्सीनेटेड मिक्स हो जाते हैं, मिक्स ब्लड दिखता है, ठीक है। अब इसी के ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया पूरा वेंट्रिकल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको कवरिंग है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं हम इसको? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की एक नहीं 2 लेयर है, 1 और 2, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देख लो, कोई प्रॉब्लम? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। इनमें लिम्फेटिक सिस्टम में आएंगे बच्चों लिम्फेटिक वेसल्स, पढ़े थे हमने ह्यूमन में, फिर लिम्फ नोड्स, फिर लिम्फ, दैट इज लिम्फ मतलब क्या होता है? प्लाज्मा माइनस आरबीसी एंड प्रोटीन। याद है कि नहीं याद है? ये फॉर्मूले वगैरह सब हमने डिस्कस किए थे, भूलो मत। फिर आता है बच्चों लास्ट पॉइंट फ्रॉग का, कि फ्रॉग में पोर्टल सिस्टम आता है। क्या आता है बच्चों? पोर्टल सिस्टम। देखो 2 चीज़ों के बीच में पोर्ट,
ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से आपको अगर बडनेरा जाना है तो सिटी बस मान लो यहाँ से चालू हुई, सिटी बस एक ही जगह रुकेगी राजकमल में, और फिर डायरेक्ट कहाँ जाएगी, बडनेरा। तो मान लो यहाँ से बीच में जो आ रहा है, हाँ यहाँ से अगर डायरेक्ट बडनेरा जाती थी, बीच में कोई रुकते उकते नहीं थे तो हम डायरेक्ट कनेक्शन बोलते थे, लेकिन बीच में अगर कुछ आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज पोर्ट। क्या कहते हैं उसको, पोर्ट। ठीक है, जैसे पोर्ट ब्लेयर जगह का ही नाम है, ठीक है। या फिर आप देखोगे नाव आती है, समुद्र हो गया एक चीज़ और लैंड हो गई एक चीज़, लेकिन उसके बीच में लकड़ी वाला ऐसा घर टाइप किनारा होता है ना, उसको हम पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्ट। तो वहाँ पे चीज़ें डिपोर्ट होती है, ठीक है। तो वैसे ही है, जो कनेक्शंस है बॉडी का हार्ट में डायरेक्ट होना चाहिए था, बट बीच में क्या आ गया, लिवर। क्या आ गया, लिवर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आर्टरीज वगैरह। अब ये जो है चीज़ें हार्ट में ना ले जाते हुए कहाँ लेके जा रही है, लिवर में, और लिवर इज द इंटरमीडिएट ऑर्गन, और फिर हार्ट में जा रही है चीज़ें, तो ब्लड जो जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हो गया। क्या हो गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसा ही है, हम जो लोअर बॉडी का ब्लड है वो डायरेक्ट हार्ट में जाना चाहिए था, बीच में किडनी आ गई। क्या आ गई, किडनी। तो वही है, लोअर बॉडी जो है उसका सारा ब्लड जो है किडनी के थ्रू अगर हार्ट में जा रहा है तो ये क्या हो गया, रीनल पोर्टल वेन। क्या हो गया, रीनल पोर्टल वेन। अब यहाँ पे चीज़ एक और कि सर ऐसा क्यों हो गया कि मतलब वही बात चार्ल्स डार्विन ने कहा ना कि इवोल्यूशन पढ़ना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का मतलब ज़रूरी है। अगर आप देखो कि जो रीनल है और जो किडनी है, इनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कभी कभी लैक्टियल नहीं बनता, मतलब कि वहाँ से फैट उठ के लिम्फ में नहीं जाता, फैट वहाँ अटका हुआ रहता है, या ऐसी कोई ख़राब चीज़ें वहाँ पे अटकी हुई रहती है। तो जो लिवर होता है और जो हमारा किडनी होता है, ये दोनों फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। इवन लिवर जो है वहाँ तो आपको पता है ना, वहाँ पे किलिंग होती है, मास किलिंग होती है। अगर कोई यहाँ वहाँ ऐसा बैक्टीरिया या कुछ मतलब ऐसी चीज़ मिल गई जो हार्ट में जाके अटक सकती है, हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमारा ब्लड किडनी और लिवर उसको क्या करता है, साफ करता है, और फिर ही कहाँ भेजता है, हार्ट की तरफ भेजता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसीलिए ये जो पोर्टल सिस्टम है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? तो हम यहीं पे इस फ्रॉग को ख़त्म करते हैं। बाय।